हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपकी अपनी अकेडमी पर लेकर आया हूं साइंस के 10th क्लास के लिए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में रखे हुए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो एमसीक्यू में आएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ए बी सी और डी, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है। ऑप्शंस में से हमको छांटना है, चुनना है, चूज करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई एक एटम अपने प्लेस को छोड़कर अपने प्लेस को डिस्प्लेस करके किसी और एटम के प्लेस पर चला जाता है, यानी कि अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर देता है, अपने स्थान को, अपनी स्थिति को छोड़ देता है और किसी अन्य एटम के, किसी अदर एटम के प्लेस पर चला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों जरा क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2 एंड सेकंड है बी है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2 और सी है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O और डी ऑप्शन है 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो देखते हैं जरा कि ए बी सी डी इन तीनों में से हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। तो दोस्तों इसका अगर सीधे सीधे आंसर की बात करें तो सीधा सीधा हम आंसर बी ही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। अभी अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया कि जहां पर कोई एक एटम अपने प्लेस को छोड़कर किसी और एटम के पास चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास उसमें है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। तो इसमें क्या हुआ है फ्रेंड्स, Na और Na इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया, Na प्लस 2H2O को हमने इस प्रकार से देख लिया कि HOH प्लस OH और H। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो Na है, 2 Na है यहाँ पर और यहाँ पर 2 H हैं, इन्होंने एक साथ एक दूसरे को पकड़ लिया, यानी कि इसने अपना स्थान छोड़कर ये इसके पास चला गया, ये भी अपना स्थान छोड़कर इसके पास चला गया। तो इन दोनों ने 2NaOH बना लिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और यहाँ पर जो शेष बचा रह गया H और H, तो दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना ली, यानी कि H2 बना ली। तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है यानी कि OH जो है इन्होंने अपना अपना स्थान छोड़ा है, या ये कहें कि इस H2O में से सिर्फ हाइड्रोक्साइड ने अपना यानी कि OH ने अपना स्थान, अपना प्लेस छोड़ा है और वो Na के साथ जाकर बैठ गया है। तो इसने अपने प्लेस को डिस्प्लेस किया है, इसलिए यही रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये आपके सामने मैग्नीशियम रिबन है, ये जो रिबन होता है इस पे एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, यानी कि एक पॉलिश चढ़ाई जाती है और इसको जलाने से पहले, इस रिबन को जलाने से पहले इसको रगड़ा जाता है, रब किया जाता है। तो रब करने का जो कारण है, जो रीज़न है वो यही है कि इस पर एक पॉलिश की जाती है। तो हमको सिर्फ ये पॉलिश ही बतानी है कि किस चीज़ की होती है, कोटिंग जो है वो किस प्रकार, किस धातु की, किस मेटल की होती है। तो ए बी सी डी इसमें इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है बेसिक मैग्नीशियम की कोटिंग, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग, या बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग, या बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड की कोटिंग, या बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड की कोटिंग। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, यानी कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग, वही हमारे इस रिबन पर, यानी कि जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है उस पर चढ़ाई जाती है, उस पर कोटेड की जाती है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जिसमें कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यानी कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले सिर्फ हम ऑक्सीडेशन को समझेंगे। ऑक्सीडेशन जो होता है, जिसको हम हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहते हैं, जब कहीं किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो वहाँ पर उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन
बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन जो दिए हुए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड बी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी अभी हमने बताया कि जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है यानी कि ऐड हो जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड होगा यानी कि ऑक्सीजन को बढ़ाया जाएगा तभी वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। जो टूथ इनेमल होता है यानी कि जो हमारे दांतों की परत होती है, ऊपरी परत कहें जिसको, वो किस प्रकार से या किस चीज की बनी हुई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड और डी पोटेशियम। तो दोस्तों देखते हैं जरा ए बी सी डी। फ्रेंड्स जो टूथ इनेमल है, इनेमल की बात कर रहा है, तो ये इस प्रकार से हमारे आपके सामने टूथ इनेमल आ रहा है। जो इसकी परत होती है ऊपरी, जो क्राउन और क्राउन के बीच की परत होती है, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है दांत की, उससे अंदर का जो भाग होता है थोड़ा सा, वो हमारा इनेमल कहलाता है। तो इनेमल के बारे में पूछ रहा है कि किस से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या पोटेशियम। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम फास्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारी टूथ इनेमल बनी होती है वो कैल्शियम फास्फेट की ही बनी होती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारे पास, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई। जो एक नॉर्मल आई है यानी कि जो एक हेल्थी ह्यूमन है उसकी जो हेल्थी आई है उसके लिए सबसे अच्छी जो स्पष्ट दूरी वो देख सकता है पास की, वो कितनी मीटर या कितने सेंटीमीटर होती है। तो यदि सेंटीमीटर में बात करते हैं तो हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर तक कम से कम जो पास की चीज़ें होंगी 25 सेंटीमीटर तक हमारी जो नॉर्मल आइज होंगी वो देख सकती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 25 मीटर। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि 25 सेंटीमीटर तक हमारी जो आइज होती हैं वो आराम से बिना किसी परेशानी के देख सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ये कह रहा है कि न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। न्यूलैंड ने एक रिलेशन दिया था, जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी उसके लिए एक रिलेशन दिया था। तो उस रिलेशन के बारे में ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी और सी आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए में वो कह रहा है कि रिलेशन है म्यूजिकल लॉ, बी में कह रहा है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और सी है पीरियोडिक लॉ, और डी कह रहा है कि एटॉमिक मास लॉ। तो दोस्तों न्यूलैंड ने जो रिलेशन दिया था पीरियोडिक टेबल में, उसको हम सीधे सीधे अगर बात करें तो सीधे सीधे उसको हम देख सकते हैं कि बी ऑप्शन के लिए, यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव ही तो कहते हैं, यानी कि ऑक्टेव का नियम। तो ऑक्टेव के नियम से ही इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज। जो अर्थ की क्रस्ट है यानी कि जिसको हम हिंदी में भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी पर ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में आसानी से मिलती है। तो दोस्तों यदि बात करते हैं भूपरपटी पर धातु की, तो ऑप्शन जो आपके पास दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो प्रचुर मात्रा में हमें भूपरपटी पर, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उस पर प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द डिवाइस
ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो सोलर एनर्जी है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जो सोलर एनर्जी है उसको डायरेक्टली हम किस डिवाइस की सहायता से, किस डिवाइस की हेल्प से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिख रहे होंगे आपको। तो ऑप्शन ए में वो कह रहा है कि सोलर कुकर, बी में कह रहा है सोलर हीटर, सी में सोलर सेल और डी में सोलर गैसर कह रहा है वो। तो क्या है वो जिसकी सहायता से हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं, यानी कि जिससे हम बाद में अपने घरों का जो भी हमारे इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उनको चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है वो सोलर कुकर। तो सोलर कुकर से तो हम डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद बी में कह रहा है वो सोलर हीटर, सोलर हीटर से भी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज नहीं करते हैं। और सी है सोलर सेल, तो सोलर सेल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सेल से जो प्रकाश की जो रोशनी आती है, यानी कि जो सनलाइट आती है, उसको वो ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ये आपके सामने सोलर सेल दिख रहा होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये सोलर सेल डायरेक्ट जो सनलाइट आती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सोलर सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं यानी कि चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो किस साइड से किस साइड तक चलती हैं, उसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है एन पोल एंड एंड्स ऑन एस पोल, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और एस पोल पर खत्म होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है एस पोल एंड एंड्स ऑन एन पोल, स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल एंड एंड्स ऑन द एन पोल। और ऑप्शन नंबर डी है स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल एंड एंड्स ऑन द एस पोल। तो दोस्तों देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात कर रहे हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो इसमें क्या है गाइज, एन से यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जा रही हैं, नॉर्थ से इस प्रकार से साउथ की तरफ जा रही हैं और ऊपर भी और नीचे भी। तो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और एस यानी कि साउथ में खत्म होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल, यानी कि एन एंड एस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनको सिर्फ हम महसूस करते हैं, जो ये फोर्स लगाती हैं सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। इनको काल्पनिक या इमेजिनरी लाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर्स शुड बी। जो हमारे पास रजिस्टर्स दिए हुए हैं यानी कि 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, उनको पैरेलल में हमको जोड़ना है। हमसे वो कह रहा है कि इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होना चाहिए यानी कि जिसको हम हिंदी में तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं वो कितना होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों जरा इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम इसको इस प्रकार से बना लेंगे। हमारे पास 1 ओम है, 2 ओम है एंड 3 ओम है। इसको पैरेलल जोड़ना है यानी कि समांतर जोड़ना है। समांतर इस प्रकार से ही तो होता है, ये एक, ये इसी प्रकार से दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार से हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि जो कंबाइंड रजिस्टर होगा वो कितना होगा। तो कंबाइंड रजिस्टर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है पैरेलल में वो होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। इसी प्रकार से चलता रहता है। हमारे पास तीन यहाँ पर रजिस्टर दिए हुए हैं तो हम 3 को ही लिखेंगे। तो 1/r1, r1 जो है वो है 1, तो 1/1 + 1/r2 है 2, तो 2, 1/r3 है 3। तो इसको जोड़ देंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा।
6 1 जा 6 तो 6 लिखेंगे, प्लस 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, उसके बाद प्लस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। इसको इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आएगा 6 और 3 होता है 9, 9 और 2 होता है 11, तो ये हमारा 11/6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 11/6 इसका टोटल रजिस्टर आ जाएगा, कंबाइंड रजिस्टर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं जरा, ऑप्शन में वो कह रहा है ऑप्शन ए ग्रेटर देन 3 ओम, लेस देन 1 ओम, इक्वल टू 2 ओम, बिटवीन 1 ओम एंड 3 ओम। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर आया है वो आया है 11/6। 11/6 कैसा है, क्या ये ग्रेटर देन 3 ओम यानी कि 3 ओम से बड़ा है? नहीं, ये 3 ओम से बड़ा थोड़ी है, 3 ओम से तो छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लेस देन 1 ओम, यानी कि 1 ओम से छोटा। क्या 11/6 1 ओम से छोटा है? तो देख लेते हैं, बिल्कुल सही, 11/6 जो है यानी कि 11/6 जो है वो 1 ओम से छोटा है, 1 ओम बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हम करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लेस देन 1 ओम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस MCQs वाली वीडियो में जो 10th क्लास की साइंस के लिए हमने बनाई थी उसमें बस इतना ही। बाकी जो भी हमारे 10th क्लास के 50 इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो हम आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाले हैं। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो न्यूमरिक क्वेश्चंस होते हैं MCQs के लिए, उनकी शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से हमें एग्जाम में शॉर्ट तरीके से वो करने हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्ट हमको आंसर पता लगाना है, वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूं। इसके अलावा बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, अभी अकेडमी से। धन्यवाद।